नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने हर हफ्ते एक प्रमुख एमएसएमई सेंटर का जायजा लिया है। चुनौतीपूर्ण और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में मेंटर्स के साथ मिलकर हमने स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने की कोशिश की है। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो हम एमएसएमई लीडर्स के साथ मंथन करेंगे ग्राउंड पर मूड को समझने के लिए। साथ ही ये चेक करेंगे कि सरकार और आरबीआई ने जो एमएसएमईज के लिए कदम उठाए हैं इसके स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या मायने हैं। वहीं इस अहम क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है इसका भी जायजा लेंगे। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरीदाबाद से राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, पुणे से प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA, और कोयम्बटूर से हमारे साथ मौजूद हैं MV रमेश बाबू, प्रेसिडेंट कुडिसिया। आप सभी का शुक्रिया। प्रशांत जी, कोविड-2 का असर जिंदगी और कारोबार दोनों पर काफी देखा गया है। मामलों में अब कुछ कमी तो देखी जा रही है, अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ अभी जंग जारी है। आप मानते हैं कि जरूरी है कि हम अपने गार्ड को भी लोअर ना करें? एमएसएमईज के साथ, पूरी कम्युनिटी के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वर्कफोर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप देखें तो पिछले 14-15 महीनों से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 1 हुआ, फिर लॉकडाउन 2 हो गया, यानी वेव 1 और वेव 2 के बाद में हमारी जो प्रोग्रेस है, वेव 1 में जब हम देखें तो अप्रैल मई के दौरान सिर्फ 30% प्रोडक्शन चल रहा था। हम पिछले 14 महीनों से हर महीने में सर्वे कर रहे हैं लगभग 200 एमएसएमईज का। उसमें हम ये जानते हैं कि अप्रैल मई 2020 में सिर्फ 30% प्रोडक्शन चल रहा था, पर अप्रैल में 2021 में प्रोडक्शन लेवल 70-75% तक आई हुई है। तो ये अच्छी बात है, और जैसे अनलॉकिंग हो रहा है वैसे और भी ये प्रोडक्शन लेवल और एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। पर बहुत जरूरी है कि हम अभी भी सावधानी बरतें और वेव 3 ना आए इसकी पूरी जिम्मेदारी ले लें, और इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि CAB है उसे कंप्लीटली हम इंटरनलाइज कर लें। राजीव जी, आप हमें बता सकें एमएसएमईज को राहत देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उस पर हम आए, उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कही गई है पीएम की तरफ से, आप एमएसएमई इंडस्ट्री के तौर पर आप क्या उसका वेलकम करते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और काफी घबराहट रही है। मुझे लगता है कि इस समय जो केंद्र सरकार की जो नई पॉलिसी है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा किया है, केंद्र सरकार ही 18 वर्ष और उसके अधिक की आयु के जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उसका पूरा खर्च भारत सरकार उठा के सभी को फ्री वैक्सीनेशन दे रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो केंद्र सरकार ने ली है, और जितनी भी अनसर्टेनिटीज अभी तक थी वो समाप्त हो गई हैं। और अब एक क्लियर मकसद है, क्लियर मिशन है पूरे देश में हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का, ताकि हम सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और सब लोग मिलकर एक बार कोरोना से के भय से मुक्त होकर प्रगति कर सकें। रमेश जी, we would like to take your views on ECLGS. The scope for this has been widened, interest rates have been capped, loan tenure has been extended, validity has been increased till September end. How are you viewing ECLGS? This provided great support to MSMEs in COVID-1 as well. Yes, sir. We welcome ECLGS scheme, which announced by the finance minister. Now, only 10% is allowed. Say, last year, it was allowed 20% in ECLGS scheme. So, we expect another 10% to be included in the current scheme, which we MSMEs are expecting should be implemented immediately. And then the moratorium period have to be extended till next June. We need minimum 1 year time for this loan moratorium till June 2022. This is what we MSMEs represent to our finance minister. आप बता सकें ECLGS से जिस तरह से MSMEs को लास्ट टाइम सपोर्ट मिला, लेकिन अगर देखा जाए तो ECLGS में 3 लाख करोड़ की स्कीम रही जिसमें बैंक्स पहले ही 2.54 लाख करोड़ सैंक्शन कर चुके हैं, यानी करीब 45,000 करोड़ ही डिस्पर्स कर सकते हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ग्राउंड पर किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और इस फ्रंट पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कहनी है कि पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला वेव आया और जिस समय पहली बार हमने 2 महीना अप्रैल और मई लास्ट ईयर अपने आप को लॉकडाउन में रखा, उस समय एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 14 बहुत बड़े कदम उठाए थे, 14 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। इस वर्ष अनफॉर्चुनेटली जबकि कोविड का बहुत बड़ा अब की बार प्रकोप रहा, अब की बार लोग बीमार हुए, बहुत डेथ्स हुई, सचमुच में बहुत ज्यादा, सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं थी, अब की बार इलनेसेस और मौत हुई है। तो उसके देखते हुए हम बहुत बड़ा पैकेज सरकार से उम्मीद कर रहे थे। अभी तक जो सरकार ने दिया है हमें, मुझे लगता है कि केवल उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज को एक्सटेंड किया है और मोरेटोरियम और इमरजेंसी लोन भी उसी में मर्ज कर दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है कि अब की बार ब्लैंकेट कोई भी मोरेटोरियम नहीं है, ब्लैंकेट इमरजेंसी लोन नहीं है। अगर किसी ने पिछले वर्ष इमरजेंसी लोन ले चुका है तो उसे इस वर्ष क्या मिलेगा? और क्योंकि इस वर्ष भी 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मोरेटोरियम और इमरजेंसी लोन्स, ये 2 बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो सरकार को एमएसएमईज के लिए लेने चाहिए। आप हमें बताएं ग्राउंड पर मूड को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एमसीसीआई जैसे आपने मेंशन किया आपके यहाँ से कई सर्वेज किए गए हैं उसको समझने के लिए। तो देखा जाए तो कोविड-2 में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज तो कुछ हद तक चल रही थी, लेकिन सर्विसेज पर काफी ज्यादा दबाव रहा है। जैसे राजीव जी ने भी मेंशन किया, कई तरह के और स्टेप्स अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री। इस स्पेस में हमने देखा है आरबीआई की तरफ से ये टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए 15,000 करोड़ का एक ऑन टैप लिक्विडिटी भी आया है। ये आप थोड़ा सा हमें बता सकें पल्स इस समय किस तरह की है, इंडस्ट्री क्या कह रही है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? सौरभ जी, जैसे हमने कहा कि एमसीसीआई ने पिछले 14 मंथ्स में हर महीने में एक सर्वेक्षण किया है, ये देखने के लिए कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे चल रही है। हर सर्वे में 150-200 एमएसएमईज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसमें अगर आप सर्विसेज फर्म देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज है, जो नॉन आईटी सर्विसेज हैं, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जिसमें कि आपने जैसे फरमाया टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड है। इन इंडस्ट्रीज को, कई सारे इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा है, कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और टूरिज्म यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। तो इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की। जो आरबीआई ने ऑन टैप लिक्विडिटी की घोषणा की है वो बहुत वेलकम है, बट उसके साथ ही इन सेक्टर्स को और भी ज्यादा फिस्कल इंसेंटिव की जरूरत रहेगी। वो चाहे किसी स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स है उसके फॉर्म में आ जाए, या चाहे आ जाए जैसे कि पीएफ है आपका, वो फिर से एक बार गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट कर दें। तो ऐसे अलग अलग तरह से इन सेक्टर्स को कैसे ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है, जो कि स्मॉल और माइक्रो सेक्टर में बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं, ये बहुत बहुत जरूरी रहेगा। RBI has tried to provide relief by increasing the limits of restructuring from 25 crores to 50 crores. But can you share feedback from the ground? Are you getting proper support from bank branches? Sir, though finance minister have made announcements, and then here in bankers, they are not supporting MSMEs, sir. See, bankers say, keep on saying that they have not received any circulars or notification from RBI or from bank heads. So this is a ground reality what we are facing. Till date, we have not received any financial support from our local bank branches. So this needs to be addressed as soon as possible. राजीव जी, MSMEs की लिक्विडिटी और उनकी वर्किंग कैपिटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किस तरह के और स्टेप्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये संकट काफी गहरा है और रिवाइव करने में आगे राह आसान नहीं है। जी बिल्कुल, 2 महीने का अगर हम एक एमएसएमई की पेमेंट साइकिल 45 से 60 दिन भी मान लें, हालांकि नॉर्मली एमएसएमई में पेमेंट साइकिल काफी लंबी होती है, अगर 60 दिन का भी ले लें तो चूंकि अप्रैल मई में बिजनेसेस बहुत कम रहे, तो जाहिर है जून जुलाई में पेमेंट्स एमएसएमईज के पास कम आ रही हैं रूटीन के तहत। लेकिन जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, चाहे जीएसटी है, ईएसआई है, प्रोविडेंट फंड है, वो एमएसएमईज को 10-15 दिन का राहत जरूर दी गई है, लेकिन मोर और लेस सबको समय से जमा करना है। तो पॉइंट ये कहने का है
कि इस समय जब रिवाइवल का वक्त है, अब जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और देश एक बार फिर से वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है, इस समय एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। पिछली बार सरकार ने 20% इमरजेंसी लोन दिया था, जिसका एमएसएमईज ने फायदा उठाया, इमीडिएटली उन्हें ये फंड्स मिले और उन्होंने अपने बिजनेसेस को रिवाइव किया। यही वजह है कि 2021 में इंडिया की इकोनॉमी वी शेप ग्रोथ की तरह सामने आई। इस वर्ष हम फिर यही उम्मीद कर रहे थे कि एक बार फिर सरकार इस तरह से अतिरिक्त ब्लैंकेट 20% इमरजेंसी लोन देगी, लेकिन वो अभी तक घोषणा नहीं हुई है। वो केवल रीस्ट्रक्चरिंग पर डिपेंड करती है, यानी एक एमएसएमई अपने बैंक के पास जाएगी और यदि उसका बैंक ठीक समझेगा तभी उसे ये इमरजेंसी लोन या रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरेटोरियम मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एमएसएमई के पास अगर एक कोलेटरल है, मकान है या फैक्ट्री है जो बैंक में ऑलरेडी है और बैंक उसके अगेंस्ट लेट अस से 60% एलटीवी पे उसको लोन देता है, आज एक्स्ट्रा लोन के लिए बैंक अपने एलटीवी नॉर्म जो है उस बैंकों को चाहिए कि उसे रिलैक्स करे। एक कोलेटरल के अगेंस्ट अगर अभी तक 60 या 70% लोन दे रहे थे तो अब उसके अगेंस्ट 80 या 90% तक जाना पड़ेगा। आइडिया ये है कि अगर एक एमएसएमई को लिक्विडिटी मिलेगी तो वो रिवाइव कर सकेगा तेजी से और वर्किंग कैपिटल में उसका सहयोग होगा। प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा कंसर्न एरिया जो एमएसएमईज के लिए है वो है डिलेड पेमेंट्स। इसमें बड़े कॉर्पोरेट से भी इसमें इश्यूज हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ भी इश्यूज रहते हैं। गाइडलाइंस के बावजूद उन पर कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं और ऐसे मुश्किल दौर में इस फ्रंट पर और उनके सामने कई चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ना होगा इस फ्रंट पर? सौरभ जी, डिलेड पेमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा है सभी लघु मध्यम उद्यमियों के लिए। जो सरकार की पहल है एमएसएमई समाधान, अगर उसका आज का डैशबोर्ड आप देख लें तो उसमें हमें पता चलता है कि 80,000 केसेस कुछ एप्लीकेशंस आई हुई है, इसमें कि कम से कम 30,000 अभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। तो एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर जो है अलग अलग स्टेट्स में, तो स्टेट्स को एक इनिशिएटिव लेना होगा और एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर को स्ट्रेंथन करना होगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट खुद डिलेड पेमेंट डिले करते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी लघु मध्यम उद्यमों को पेमेंट देना पड़ेगा। पिछले साल 17-18 हजार करोड़ की पेमेंट दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर और भी ज्यादा पेमेंट्स ड्यू हैं जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट फुट फॉरवर्ड रख के देने चाहिए। तीसरी बात यह है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो आरबीआई ने बनाए हैं, आरबीआई के इनिशिएटिव से बने हुए 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है अभी देश में। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। चौथी और आखिरी बात यह है कि जीएसटी जो है, जीएसटी का जो नेटवर्क है, जीएसटी का जो डेटा है, उसे लिवरेज करते हुए कुछ कंस्ट्रेंट्स डालने चाहिए जिन्होंने पेमेंट डिले किया हुआ है, ताकि ये रिजोल्यूशंस और भी जल्दी हो। प्रशांत जी, जैसे आपने कई पहलुओं को टच किया है, उसमें आपने जैसे ट्रेड्स का भी मेंशन किया, आपको लगता है जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि वो एमएसएमईज के साथ जब डील करें तो एमएसएमईज का उसमें और कंफर्ट होगा? अदरवाइज अगर वो प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे तो एमएसएमईज इस प्लेटफॉर्म का भी पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपने बहुत सही फरमाया, बड़ी कंपनियों ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। जो कंपनियां ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बड़ी कंपनियां, उन्हें कंपेल करना जरूरी है गवर्नमेंट ने। इट मस्ट बी कंपलसरी कि हर बड़ी कंपनी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और जो 500 करोड़ की लिमिट है उसे कम करके 250 करोड़ उसकी लिमिट करनी चाहिए, ताकि हर कंपनी जो मीडियम नहीं है और मीडियम से ऊपर यानी लार्ज कंपनी है, वो हर कंपनी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, द एमएसएमई स्पेस, if we see overall, they are under a lot of stress, sir. As far as the NPA classification norms are concerned, what are your views on that front, sir?
Sir, as of now, the NPA now days is as 180 days, sorry, 90 days. This has to be enhanced to 180 days. This we keep on representing to RBI and then Finance Minister. But till date, it is not done. In this pandemic situation, the next 1 year, it should not be implemented because this NPA, we are in lockdown for 2 months. How come we MSME industries can repay our EMIs? As of now, to our knowledge, up to 40% EMI have not been paid in these 2 months. So this NPA should not be implemented for next 1 year. This we request to pass a special order by our finance minister or from RBI. This we humbly request to do this, because all MSMEs across India, around 80% will become NPA if it is kept as 90 days. This are view. अब पहले ही बिजनेस रन करना कितना मुश्किल है, ऊपर से ये रॉ मटेरियल प्राइसेस में जिस तरह से तेजी देखी जा रही है, बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, इसने परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बार हमने देखा कि एक वर्ष में स्टील के दाम लगभग दुगने हो गए। पिछले साल जो लॉकडाउन के बाद से, जब से स्टील के प्राइसेस में, अगर मैं सिर्फ स्टील की बात करूं, जो वृद्धि हो रही है, तो वो बढ़ते बढ़ते आज ऑलमोस्ट 100% तक उसके दाम बढ़ चुके हैं, यानी दुगने हो चुके हैं। तो ऐसे में 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली चीज ये कि वो छोटे उद्योग जो रेलवे को, डिफेंस को या लार्ज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स रेट्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो आज वो अपने आप में वो जो है वो अनप्रॉफिटेबल हो गए, क्योंकि वो कैसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करेंगे अगर बेसिक रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार बार बढ़ना, हर दूसरे महीने बढ़ना, और ये न पता चलना कि आगे क्या होगा, इससे एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है। बाजार में जो ट्रेडर है वो माल बेचना बंद कर देता है, उसे लगता है कि मैं 1 महीने बाद बेचूंगा तो और महंगा बेचेगा। तो न केवल माल महंगा होता है, उसकी आर्टिफिशियल होर्डिंग्स और स्टोरेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो रॉ मटेरियल का फ्लो है वो रुकता है और एमएसएमईज अनसर्टेनिटीज की तरफ जाती हैं। तो मेरा बल्कि अनुरोध है कि सरकार को जितने भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं इंडस्ट्री सर्कल में, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास, प्लास्टिक्स, और इन सभी में बेतहाशा 25% से लेकर 100% तक वृद्धि हुई है पिछले 1 वर्ष में। तो ये जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स का जो इन्फ्लेशन है, सरकार को इसे रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना होगा, चाहे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए इनके प्राइसेस के लिए। आफ्टर ऑल इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करती है कि प्रीमियम कितना बढ़ाया जाए या इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या बढ़ाया जाए। तो वैसे ही स्टील के ऊपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी एक होनी चाहिए, या क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स पे, ताकि डोमेस्टिक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी ना हो। जैसे गवर्नमेंट तय करती है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के रेट में क्या मार्जिन अलाउड है, या कई मेडिसिन और फार्मेसीज के प्राइसेस सरकार तय करती है। कोविड के दिनों में सरकार ने हॉस्पिटल किस रेट पर चार्ज करेगा वो प्राइसेस भी सरकार ने तय की और फिक्स करे। तो इस समय वक्त है सरकार ध्यान दे कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, एमएसएमईज को और सभी को, अदरवाइज आप ये देखिए एक आम आदमी के लिए अब मकान बनाना कितना महंगा हो जाएगा अगर स्टील दुगने दाम पे आ जाए। इन पर्टिकुलर हमने देखा जो कोविड 1 था उसमें सप्लाई साइड जो था वो मेजरली इंपैक्टेड थी। अब कोविड 2 में डिमांड पर भी काफी असर देखा जा रहा है। ऐसे में सेकेंड वेव के बाद भी डिमांड के फ्रंट पर आगे चलते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैसे उसको बूस्ट कैसे मिलेगा, क्या करना होगा? आपने बहुत सही फरमाया कि डिमांड जनरेशन बहुत जरूरी है अभी। अब देखिएगा कि अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे तो ये फियर और अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयज का डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनलॉकिंग के साथ साथ एम्प्लॉयज का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तब जाकर के एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद एक लेवल, आज हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम 65% पे चला रहे हैं, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा 80-85% चलेगा तब जाकर के नया कैपेक्स साइकिल आएगा, तब जाकर के नया जॉब क्रिएशन होगा। तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले वो ये है कि
वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी करा लें, स्पेशली एमएसएमईज में जो लोग हैं और उनका परिवार वाले जो लोग हैं, ताकि फियर अनसर्टेनिटी कम हो, एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट बढ़े और एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा बूस्ट करा लें। इसके साथ साथ सरकार की एक मैक्रो इकोनॉमी में दो चीजें करनी जरूरी है। पहली ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट किया हुआ इस साल में, उसे फ्रंट लोड करना जरूरी है। जो पूरे साल भर में खर्चा करना है उसे पहले कुछ महीनों में खर्चा करना जरूरी है। और दूसरा और आखिरी चीज, जो डाइवेस्टमेंट प्लान है, जो प्राइवेटाइजेशन प्लान है, जो 2 लाख करोड़ रुपए आने हैं उसमें से, उसे डाइवेस्टमेंट जितने जल्दी कर सके उतना जल्दी करना जरूरी है, ताकि हमारे पास वो रिसोर्सेस रहे जो गवर्नमेंट बाकी चीजों में डिप्लॉय कर पाए। Ramesh ji, as far as the state government is concerned, what is your wish list for them, sir? What type of support are you looking forward on the statutory payments and the compliances front, sir? Sir, we already represented to state government. Already they have done some relaxations. So we requested for main thing is electricity for MSME. We have requested to waive off MT charges of this electricity, minimum charges of this electricity. Then we requested to waive off property tax, professional tax, other local taxes. Likewise, we requested to give some extension for this repayment of our license fee and then pollution control board fees, like some department fees. This is a request which we made to our state government, and then it is under consideration. Any moment we may get that, Saurabh. जहां तक राज्य सरकार की बात है, आप लोगों की तरफ से भी मतलब जो बात रखी जा रही है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स उस फ्रंट पर भी कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, राज्य सरकारें सभी राज्यों की, आई एम श्योर वो एमएसएमईज के लिए काफी सिंपैथेटिक है, और लेकिन वक्त है कि उस सिंपैथी को एक्शंस में और ऑर्डर्स में उसको लाने का, ताकि ग्रास रूट पर फायदा मिले। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जहां तक बात है, वो अब समय की मांग है। स्मॉल बिजनेसेस को आपका क्या मैसेज होगा इस फ्रंट पर? फाइनली हम सभी स्मॉल बिजनेसेस को कहेंगे कि आज बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो क्लाउड बेस्ड है, जहां पर आप पे एज यू गो सर्विस ले सकते हो। तो आप चाहे आईओटी हो जो कि आपको थ्रूपुट में मदद करेगी, चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसे आप पे एज यू गो यूज कर सकते हो। और जो एमएसएमईज डिजिटल रहेंगे वो एमएसएमईज बहुत आगे, बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। इसलिए कृपया डिजिटल को अडॉप्ट करिए, ताकि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बट थ्राइव कर पाएं। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में इतना ही। राजीव चावला जी शुक्रिया, प्रशांत गिरबानी जी धन्यवाद, रमेश बाबू जी थैंक यू। समय मुश्किल जरूर है, लेकिन आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।